अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रात से लेके आज सुबह तक तो यही इत्तलात थी कि हुकूमत ने जो पार्लियामान के सेशंस कन्वीन किए हैं उसका मकसद यही है कि आइनी तरमीम आज पेश की जाएगी। इस हवाले से मुतज़ाद बयान हुकूमत की जानिब से भी आ रहे थे, लेकिन बहरहाल आज तो ऐसा ना हो सका। लेकिन गुज़िश्ता रात इसी ज़िम्न के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात मौलाना फजल रहमान साहब से भी हुई और आज ये भी कहा जा रहा है कि शाम को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी इजलास को इशाइये पर वज़ीर आज़म ने दावत भी दी है और कल एक काबीना का खुसूसी इजलास भी बुलाया गया है ताकि जो मुमकिन आइनी पैकेज जिसका कि बड़ा जिक्र है और हफ्तों से है, पहले तो हुकूमत मना करती थी और कहती थी ऐसी कोई चीज़ नहीं, फिर बरमला उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास नंबर्स भी पूरे हैं और एक आइनी तरमीम लाई जा रही है जिसका ताल्लुक जो है वो जुडिशरी से है, यानी उससे रिफॉर्म्स होगा। दूसरी जानिब जो अपोजिशन जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये कहती है कि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं और कई ऐसे MNAs हैं तहरीक इंसाफ के जिन पर जोर ज़बरदस्ती की जा रही है। बहरहाल आज पार्लियामेंट के इजलास में धुआंधार तकारीर हुई, लेकिन मुद्दा आइनी पैकेज से ज़्यादा गुज़िश्ता रोज़ एक मुतनाज़ा ट्वीट बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसके हवाले से इत्तेहादी जमातों ने और हुकूमत ने यह डिमांड किया है कि यह साफ तहरीक इंसाफ बताए कि आखिर इसकी वजाहत भी करे और इसकी कार्रवाई भी करनी चाहिए, क्योंकि इसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही कहा कि ये इदारों पर हमला और इदारों के जो सरबराह हैं उन पर हमला है, ये जमहूरियत की नफ़ी की जा रही है और ये मुस्तकिल अटैक किया जा रहा है। अभी ये तमाम तर धुआंधार तकारीर चल ही रही थी तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक वजाहती ऑर्डर भी आया और ये वजाहती ऑर्डर आया उस 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसले पर दायर दरख्वास्त पर। यह दायर दरख्वास्त जो थी वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से थी, तहरीक इंसाफ की जानिब से थी और इस पर जो वजाहती बयान आया उन 8 जज साहिबान का जिनका अक्सरियती फैसला था, उन्होंने कहा कि 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़े है, इसमें किसी किस्म की वजाहत की ज़रूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन मामले को पेचीदा कर रही है, कन्फ्यूजन फैला रही है, जिसे मुस्तरद करते हैं और इलेक्शन कमीशन को ख़ुद तस्लीम भी कर चुका है कि तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है और फौरी तौर पर जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को तस्लीम करने चाहिए हैं। यानी ये उन सर्टिफिकेट्स का जिक्र है जो कि तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट लोग थे या जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उस वक्त कंसिडर किए जा रहे थे, जिनको ये मौका दिया गया था कि वो बाकायदा तौर पर अपनी पार्टी की वाबस्तगी, अगर वो तहरीक इंसाफ चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ में है तो इसका हलफनामा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये सर्टिफिकेट आप जमा करा सकते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अमल दरामद ना करने पर संगीन नताइज करने होंगे। अब इस वजाहती ऑर्डर के बाद क्या आइनी तरमीम जो मुमकिन है वो लाना आसान होगा, क्योंकि पार्लियामान एक कानून साजी भी कर चुकी है इस अक्सरियती नशिस्तों के फैसले के बाद। इस सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, सियासत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फवाद चौधरी साहब, पहले तो आइनी तरमीम के हवाले से आते हैं। ये जिस आइनी तरमीम का जिक्र किया जा रहा है और जाहिर है कि अब तक काफ़ी तफसीलात इसकी सामने आई, गो के मुस्तनद नहीं, क्योंकि इत्तेहादी जमातें भी यही कहती हैं कि हमारे सामने किसी किस्म का कोई मुसवदा भी शेयर ही नहीं किया गया है। आप समझते हैं बट इट इज़ रिगार्डिंग जुडिशरी, वो एक्सटेंशन हो या फिर दीगर मामलात हों जुडिशरी के, डू यू रियली थिंक कि इससे जुडिशरी में रिफॉर्म्स आएंगे और जो हमारा इंसाफ का निज़ाम जिस पर कई सवालात उठते हैं वो बेहतर होगा? देखिए नादिया, पहली बात तो ये है कि जो आईनी तरमीम है इसका सिर्फ एक ही पॉलिटिक्स है और वो पॉलिटिक्स ये है कि क्या जो अदलिया है उसको ये हुकूमत अपने मातहत कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। झगड़ा जो है वन लाइनर तो ये है और इस झगड़े की बुनियाद जो है वो ये है कि दरअसल हम अभी तक फैसला नहीं कर पाई, हमारे मुक़तदरा एस्टैब्लिशमेंट, कि हमने एक मार्शल लॉ के निज़ाम में पाकिस्तान को रख के आगे चलना है या हमने जमहूरियत बहाल करनी है, आइन बहाल करना है। मुसीबत यह है कि जब आप आइन बहाल करते हैं तो फिर हम एक सेपरेशन ऑफ पावर्स के फॉर्मूले के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे अदलिया का, इंतजामिया का और मुकन्ना का अपना अपना रोल है। इस वक्त जाहिर है कि हमें वो रोल नजर नहीं आ रहा। आपने देखा कि मुकन्ना के ऊपर इंतजामिया इतनी हावी है कि उन्होंने पार्लियामेंट से जाके लोगों को जो है वो उठा लिया और पार्लियामेंट कुछ उसका नहीं कर सकी। उसके बाद आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मुझे सुप्रीम कोर्ट से उठाया गया
और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को जिस तरह से वायलेट किया गया, लेकिन इससे इंतजामिया जो हमारी है इस वक्त, उनको लग रहा है कि वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड, सो दे वांट मोर कंट्रोल ओवर जुडिशरी। क्योंकि उनको लगता है कि जुडिशरी का काम ये है कि जो केस हम बना के भेजें उसके ऊपर वो मनोमान अमल करें और उसके मुताबिक एक ऑर्डर निकालें। अब ये देखिए, ये आइन के होते हुए ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जहां पर जजेस ने ये जो जजेस हैं उन्होंने जाहिर है कि उन्होंने एविडेंस देखनी है, उन्होंने कानून अप्लाई करना है, और उससे इस वक्त जो इंतजामिया है वो खुश नहीं है। तो बेसिकली तो ये जो सारी आईनी तरमीम है, इसका वाहिद मकसद यही है कि इंतजामी कंट्रोल को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे सुप्रीम कोर्ट को अपने मती किया जाए। और ये एक लड़ाई है। अब इसमें आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो जवाब दिया है, उसके नतीजे में ये लड़ाई मजीद पेचीदा हुई है, और मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल टर्मोइल की तरफ, पहले टर्मोइल है, इसमें इजाफा हो। अच्छा, आप समझते हैं इसमें, मैं इस फैसले की तरफ आती हूं क्योंकि उससे भी बहुत कुछ वाजे हो रहा है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि पार्लियामान का इस्तेहकाक है वो कानून साजी करे, वो आईनी तरामीम करे, आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के ज़माने में भी, क्योंकि जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की इमरान खान साहब भी चाहते थे कि हो, लेकिन उस वक्त नहीं हो सकी थी, अगर 3 साल बढ़ जाते हैं कि जैसे कि आज इसाक डार साहब ने कहा कि अगर नंबर्स होंगे तो बिल्कुल बढ़नी चाहिए, इसमें ये क्यों सोचा जा रहा है कि इसे मातहत करने की ये कोशिश की जा रही है? लेकिन इसके कहा जा रहा है कि इसका मतलब ये होगा कि फायज ईसा साहब जो है वो दोहरा टेन्योर लेंगे। बाकी तमाम जजेस जो हैं उनको तो एक ही टेन्योर मिलेगा, लेकिन काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो 2 टेन्योर लेंगे। ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, पर्सन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। हो ये रहा है कि फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट है 27 अक्टूबर को। अब अगर आप ये 3 साल बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब यह है कि फायज ईसा साहब तो 3 साल और जो है वो रहेंगे चीफ जस्टिस। लेकिन यही बात जो मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, याहिया अफरीदी हैं, उनको ये चीज अवेलेबल नहीं होगी। दे विल ओनली बी स्पेंडिंग देयर ओनली यूजुअल टर्म इन द ऑफिस। सो एक तो ये पर्सन स्पेसिफिक है, जाहिर है, और एक बैकग्राउंड में हो रही है। उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने जो हुकूमत को कहा है वो ये कहा है कि देखिए, जब हमारा आखिरी जज रिटायर हो जाएगा, आप उसके बाद इस अमेंडमेंट के ऊपर आप अमल दरामद जो है वो कराइएगा, और उसका मतलब ये होगा कि आप उसके बाद जो जजेस हैं वो आप 68 साल में जो है वो रिटायर कर ले। वैसे मेरी जाती राय में तो 65 साल भी बड़ी मुद्दत है, क्योंकि देखिए इसके बाद काम नहीं होता। आपने देखा, आपने एडहॉक जजेस अपॉइंट किए 2, उन जजेस ने सिर्फ 4 दिन काम किया, और एक जज का मतलब यह है कि आप तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया महीना कौम का खर्च करते हैं। और अभी हम 2 जजेस ने जो है वो हमने 3.5-4 करोड़ रुपया खर्च तो कर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3-4 दिन काम किया। तो ये काफी जो है मैं समझता हूँ इसका देखिए नेक नियति से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। अच्छा, ये जजमेंट तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये प्योरली सियासी मफादात के लिए लाई जा रही है, इसका कोई नेक नीति से तो ताल्लुक ही नहीं। अच्छा, अब क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है आईनी तरमीम का बार बार जिक्र भी किया, और कभी कहते हैं नंबर्स पूरे हैं, कभी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ नजरें इस वक्त मरकूज है, हुकूमत की भी और अपोजिशन की भी, तहरीक इंसाफ की भी। आप क्योंकि मौलाना साहब की सियासत को भी अच्छी तरह जानते हैं, उनका एक वाज़ेह बयान भी आया था, लेकिन गुज़िश्ता रात एक और मुलाकात हुई। आप क्या समझते हैं और क्या होता देख रहे हैं? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हुकूमत के साथ हो जाएंगे, या आप समझते हैं कि इस वक्त मौलाना साहब की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो अपोजिशन का ही साथ देंगे? देखिए, मौलाना, सच्ची बात यही है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त तो तमाम जो सियासत है वो मौलाना के फैसले के ऊपर ही जाएगी। अगर मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का साथ देने का फैसला किया तो इससे पेचीदगी बहुत बढ़ जाएगी, और अगर वो नहीं देते हैं तो फिर ज़ाहिर है मामला हुकूमत के खिलाफ वाज़े हो जाएगा। फिर तो शायद हुकूमत तरमीम लाए ही ना। अगर मौलाना फजलुर रहमान ने उनको जवाब दे दिया, फिर हुकूमत तरमीम नहीं लाएगी। और मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी फैसला आसान नहीं है, क्योंकि अगर इस वक्त वो जंग लगाते हैं और हुकूमत की सफ़ों में चले जाते हैं तो फिर उनकी सियासत को बहुत बड़ा झटका पहुंचेगा, और वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की तरह अपनी तमाम पॉलिटिकल सपोर्ट तो फिर वो लूज कर जाएंगे, और उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा
अपनी सियासत को दोबारा संभालना, खड़ा करना। तो JUI के लिए भी ये एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाला हिसाब है। आसान नहीं है उनके लिए भी फैसला करना अगर वो हुकूमत। अच्छा, आज जो ये सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान की तरफ से एक वजाहत आई है, तो इसके बाद आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि ये शिकायत की है कि उनके चंद MNAs के ऊपर जोर जबरदस्ती की जा रही है कि वो आईनी तरमीम के हक में वोट दें, तो इस फैसला जिसके हवाले से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इसका इत्तलाक करना चाहिए, यानी उन सर्टिफिकेट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। और तहरीक इंसाफ से जहां तक मैंने बात की है, उन्होंने कहा कि सब ने जमा करा दी हैं सिवाय एक के। सो आप समझते हैं कि अब ये आईनी तरमीम भी जरा मुश्किल में पड़ जाएगी? देखिए, कानूनी तौर के ऊपर तो पोजीशन यही है। जो एक मेंबर जिसने जमा नहीं कराया मुबीन, वो इस वक्त मुल्क से बाहर है। लिहाजा ये तो जाहिर है कि तमाम मेंबरान जो हैं वो ये जमा करवा चुके हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में हमने देखा यही है कि आइन को, कानून की कोई खास परवाह नहीं की गई, क्योंकि इंतजामिया समझती है कि डंडा उसके पास है। और जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट और जो हमारी जब कैबिनेट आपस में मिले हुए हों तो फिर एक उनके पास डंडे की ताकत तो है। और अभी तक तमाम जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की खराबियां हैं वो इसी वजह से है कि हर काम डंडे से करने की कोशिश ही की गई है। और आगे भी मुझे नहीं लगता इस पॉलिसी में कोई चेंज होता तो नजर नहीं आ रहा। लिहाजा वो डंडे के जोर पे ही हर काम जो है वो करवाना चाहते हैं। इसलिए ये कानूनी पोजीशन तो यही है कि अब मेंबरान जो हैं वो वोट नहीं दे सकते और उनका वोट काउंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान ने फैसला किया कि वो हुकूमत के साथ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हुकूमत इस आइन की इस चीज की परवाह नहीं करेगी एंड दे विल गो हेड विद द काउंटिंग। और स्पीकर और चेयरमैन सेनेट जो उनके हैं वो कहेंगे कि जी ये हम काउंट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई। वो सुप्रीम कोर्ट के बाद में उसको एक और प्रोसेस होगा। सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान जाहिर है कि एक नई क्लैश जो है उसकी सिचुएशन पैदा होगी। बट मसला ये है कि नादिया के इस सारे अमल में पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है दैट विल फर्दर गो अप। अभी भी आप देख रही हैं खैबर पख्तूनख्वा को लेके चीफ मिनिस्टर साहब को लेके कितनी ज्यादा एक जो है गुफ्तगू है। फिर FIA को लेके इमरान खान के ऊपर जिस तरह के केसेस बनाए गए, तो इससे तलखियां बढ़ रही हैं। पाकिस्तान की जरूरत तो ये थी कि तलखियां कम हो, लेकिन तलखियां बढ़। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और आपने ऑन रिकॉर्ड आज ये भी कहा है कि टेम्परेचर्स को नीचे आना चाहिए, ना कि मजीद टेम्परेचर्स बढ़े, और इसी का आप जिक्र कर रहे हैं। बट ये सिर्फ इंतजामिया और हुकूमत का काम तो नहीं है। तहरीक इंसाफ की जानिब से आपने क्योंकि जिक्र किया खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब का, और ख़ुद इमरान खान साहब की जो ट्वीट है जिस पर आज पूरा डिस्कशन भी हुआ, और इस हवाले से FIA भी तहकीकात कर रही है कि आया उन्होंने की या किसने की। आप नहीं समझते कि वहाँ से भी किसी किस्म की नरमी का बयान नहीं आता, बल्कि एक डायरेक्ट अटैक नाम ले लेकर आता है और इदारों के सरबराहों का ले रहे, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या आर्मी चीफ हो? तो इससे तो तलखियां और बढ़ेंगी, वो भी कोशिश नहीं करते। नहीं, एक्चुअली उन्होंने कोशिश की थी। अगर आप देखें इस वक्त मुझे तो समझ नहीं आता, जब इमरान खान ने आज से आपको याद होगा 2-3 हफ्ते पहले ये बातें की थी कि आप जो है वो सिपहसालार जो है वो न्यूट्रल हो जाए, हम अपना बंदा बना देते हैं, आप अपना बंदा बना दें। और उसके बाद जब ये जलसा कैंसिल हुआ 22 सितंबर वाला, तो मुझे उम्मीद पैदा हुई थी मुझे कि शायद हम यहाँ से आगे एक मुनासिब तरीके से हम आगे बढ़ सकें, चीज़ें बेहतर हो सकें। बट अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं सका और अब दोबारा ये मामला जो है वो बड़े तल्ख हो गए हैं। और इमरान खान के ऊपर तो देखिए ना, सच्ची बात ये है कि अच्छा माहौल करना तो एस्टेब्लिशमेंट ने अच्छा करना है। इमरान खान तो जेल में है, उनकी 14 महीने से उन्हें जेल में एक बिल्कुल जाली केसेस में रखा हुआ है, उनकी बेगम जाली केसेस में अंदर है। फिर जिस तरह से MNAs को अगवा किया गया, उनकी बीवी और बेटियों को अगवा किया गया, इससे तो देखिए ना कौन पाकिस्तान में तलखियां कैसे नीचे आएंगी। ये तो देखिए एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने फैसला करना है कि उन्होंने तलखियां नीचे लानी है, तो फिर इकदाम होने चाहिए जिससे ये तलखियां नीचे आए।
और उसके अलावा मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान में क्या सोल्यूशन हम आगे देखना चाहते हैं। क्या हम फवाद, क्योंकि पाकिस्तान आप मॉडरेट सियासत को भी समझते हैं, आप ये भी समझते हैं कि किस तरह से स्पेस बनाई जाती है, क्योंकि आपने मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर आप रह चुके हैं, आप अभी भी समझते हैं कि तुंद और तेज बयान से आप वो जगह बना पाएंगे, या आपको ये लगता है कि कम से कम एक साइड जो है वो थोड़ी खामोशी, थोड़े तहम्मुल का मुजाहरा करे? एंड आई मीन टू से पीटीआईज इमरान खान साहब और इसी के साथ साथ जितने भी और दीगर रहनुमा, खुसूसन अली अमीन गंडापुर साहब। पॉसिबल नहीं होगा ना। देखिए, आप एक हालात में हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी डिमांड कर रही है कि आप पाकिस्तान के अवाम जो है, जो इस वक्त पीटीआई की क्या कुव्वत है, पीटीआई की कुव्वत ये है, इमरान खान की कुव्वत ये है कि अवाम उनके साथ खड़े हैं। अब जब कॉन्स्टिट्यूंसी की आली अमीन गंडापुर की तो पोजीशन बहुत ही, आई वुड से कि बड़ी कैच 22 में है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी डिमांड करती है कि वो अग्रेसिव पोस्चर रखें, और वहां पे जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भी कुछ सुनना नहीं चाहती। और जो अगर वो ये भी ना करें, एस्टैब्लिशमेंट भी हालात जो है वो बेहतर ना करे, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी लूज कर जाए, तो फिर आप मुझे बताइए उन्हें कितने नफरों का सवाब है। लिहाजा वो तो कोई 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 होगी, कोई गुफ्तगू होगी, कोई चीज होगी तो वो करेंगे ना, अदरवाइज तो अपना पोस्चर जो है वो बरकरार रखेंगे। और अब हुकूमत ने खुद ही जब जाके जाके जुडिशरी को भी जो है वो जाके टक्कर मार दी है, और जुडिशरी से एक अलहदा इनका जो फटा है वो शुरू हो गया है, तो इस वक्त तो देखिए तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को तो कोई इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है। वो तो जेल में है 14 महीने और 6 महीने और गुजार लेंगे। पीटीआई ने इतना जुल्म सहा, वो 6 महीने और जुल्म सह लेगी। बट द प्रॉब्लम इज विद द एस्टैब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट कि उन्होंने आखिर मुल्क को संभालना कैसे है, इतनी ज्यादा हाई टेम्परेचर के अंदर रख के। लेकिन अगर मैं हुकूमत कर रहा हूँ तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि मुल्क में काम रहे, लोगों का टेम्परेचर नीचे रहे, ताकि मुल्क मामला चलते रहे, इकोनॉमी बेहतर हो, चीजें बेहतर होती जाए। लेकिन यहाँ पे तो हुकूमत उल्टा टेम्परेचर ऊपर करती है रोजाना, एस्टैब्लिशमेंट रोजाना ऊपर करती है, उससे मुल्क के अंदर एक अनईजीनेस है। लोग जो हैं वो हर चीज डंडे से तो आप नहीं कर सकते ना। और आप ये समझते हैं कि अगर ये आईनी तरमीम होती है तो इससे हालात और माहौल और खराब होगा? इससे तो बहुत ज्यादा तलखियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट और इवन हाई कोर्ट्स कभी भी इस तरह से आप समझे कि लेट नहीं जाएंगी। वो वहां पे जजेस जो वहां पे बैठे हुए हैं, बड़े जो ऑनरेबल जजेस हैं, बड़ी उनकी जो क्लास के जजेस हैं, वो कभी भी इस तरह से नहीं देखेंगे। और उसके नतीजे में ये क्लैश जुडिशरी के साथ बढ़ेगा। जब जुडिशरी के साथ क्लैश बढ़ेगा तो पीटीआई का के जो लोग हैं और अग्रेसिव हो जाएंगे, और मुल्क में टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। और मुझे नहीं समझ आ रही कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की ये क्या पॉलिसी है कि आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। यहाँ पर हम एक हैं, जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो आज जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक वजाहती फैसला आया, उस पर बात करते हैं कि अब इस फैसले के बाद क्या वो कानून साजी जो है वो ओवर रूल करेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ओवर रूल करेगा रिगार्डिंग द रिजर्व सीट्स। राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। सेनेटर हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ सीनियर कानूनदान भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हामिद खान साहब, आज जो वजाहती ऑर्डर आया है 8 जज साहिबान की जानिब से, इलेक्शन कमीशन को वो कहते हैं कि फौरी तौर पर सर्टिफिकेट्स एक्सेप्ट होने चाहिए, इतलाक सूबाई और कौमी असम्बली पर होगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मखसूस नशिस्तों के फैसला आया और उसके बाद पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की, अब कौन सा फैसला जो है वो इस वक्त फॉलो करना होगा? क्योंकि इधर तो ऐसा लगता है कि आज के वजाहती ऑर्डर से कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई करना है। बिल्कुल सही है, आपने सही कहा। यही इस वजाहती ऑर्डर का की मंशा है कि वैसे तो जो ऑर्डर था वो भी बड़ा वाज़ेह था, जिसका उन्होंने जिक्र कर दिया है वजाहती ऑर्डर में कि मसला पैरा में ये वजाहत कर दी थी हमने कि इतने दिनों के अंदर जो डिक्लेरेशन देगा उसका आपने उसको सर्टिफाई करके आपने नोटिफाई करना है। लेकिन बज़ाहिर लगता है कि आप इस चीज को अल्तमा में डालने की खातिर, जिसमें मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की बदनीयती का इजहार किया है कि ये बदनीयत की वजह से ये जानबूझ के
ये इल्तवा में डाल रहे थे इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन को। तो और ये भी कहा है कि हम फिर मजबूर हो जाएंगे कोई एक्शन लेने के लिए। तो बड़ी वाज़ेह चीज है, वो 12 जुलाई का जो ऑर्डर है उस पर मुकम्मल तौर पर जो है अमल दरामद होगा। बाद की कोई भी लेजिस्लेशन जो है इस ऑर्डर को किसी तरह नलिफाई नहीं कर सकती। जो भी इन्होंने मैं समझता हूँ वो गैर आईनी किस्म के वो कानून जो इन्होंने बुलडोज करने की कोशिश की है, उससे इस फैसले की और इस फैसले पर अमल दरामद को नहीं रोका जा सकता। और वो जो कानून है, अगर उसको मान भी लिया जाए कि वो कानून है, तो इस फैसले पर इतलाक नहीं उसका होता, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर हामिद खान साहब एक बात बताइएगा, जैसे हुकूमत एक आईनी तरमीम मुजव्वज़ा लाने को है और आप लोगों की शिकायत भी थी कि तहरीक इंसाफ के चंद MNAs को फोर्स किया जा रहा है कि वो हुकूमत के इस आईनी पैकेज के हक में वोट दें, तो फिर तो अब आज के जो फैसले का जो वजाहत है उसके बाद अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर इसका मतलब डिफेक्शन क्लॉज जो है वो इन पर हो सकता है अगर कोई भी तहरीक इंसाफ से हुकूमत के आईनी पैकेज के हक में वोट दे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये बिल्कुल वाज़ेह है। वो जो अभाम था जो जानबूझ के पैदा किया गया था इलेक्शन कमीशन के काहली की वजह से, ये जानबूझ के फैसले पर अमल दरामद न करने की वजह से या नोटिफाई ना 41 मेंबरान को करने के लिए, आज वो सारा क्लियर हो गया है इस ऑर्डर के साथ। और अब मजीद कोई ऐसा काम नहीं हो सकता जिससे कि 41 जो MNAs हैं PTI के, जो कि आज के मुताबिक सिर्फ 4 नोटिफाई होने चाहिए, उनमें से कोई भी ऐसा MNA नहीं है जो कि जिसको आप जबरदस्ती जिनसे कोई वोट अपने हक में डलवा ले या जिनको आप किसी लालच में मुब्तला कर सके। उनके आर्टिकल 63A की वाज़ेह एक्शन क्लॉज उस पर अप्लाई कर जाएगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर हामिद खान साहब फॉर बीइंग विद अस। या मैं एक ब्रेक लूंगी और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इसी हवाले से कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो रिजर्व सीट्स का फैसला था उसका इत्तलाक होगा या फिर जो तरमीम की गई कानून के अंदर इलेक्शन एक्ट में पार्लियामान की जानिब से इस फैसले के बाद वो रेट्रोस्पेक्टिवली जैसे हामिद खान साहब कहते हैं वो अप्लाई नहीं किया जा सकता। बात करेंगे सीनियर कानूनदान से। वेलकम बैक। हुकूमत की एक आईनी तरमीम लाने की कोशिश, नंबर्स पूरे करने की कोशिश, और दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट का वजाहती जो एक तरह से फैसला है रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो दरख्वास्त दाहिर की थी, कुछ वजाहत मांगी थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो 12 जुलाई का फैसला था। इसके बाद क्या ये आईनी तरमीम मुमकिन हो सकेगी? बात करते हैं, हमारे साथ हैं साबिक अटर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब और साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। अशतर औसाफ साहब, क्या समझते हैं आज जिस किस्म से 8 जज साहिबान की जानिब से एक वजाहत दी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि उन्हें फौरी तौर पर सर्टिफिकेट्स एक्सेप्ट करने चाहिए हैं उन कैंडिडेट्स के जिन्होंने तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए वो सर्टिफिकेट्स दिए थे और कन्फ्यूजन ना मचाई जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा उन्होंने कि कन्फ्यूजन है और इसे वो मुस्तरद भी करते हैं। किस तरफ हालात जाते देख रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को आज की वजाहत के बाद अब उन पर क्या बाइंडिंग है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये वजाहती बयान जो है या वजाहती ऑर्डर है क्या कोर्ट हियरिंग के बाद हुआ, क्या फरीकैन को सुना गया, या ये बंद कमरे में एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो बात की गई। ये अभाम जो है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई इलेक्शन कमीशन ने, वो अभाम जो है वो किसी और ने नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के उन अरकान ने किया जिनके मतजाद सर्टिफिकेट्स थे। पहला सर्टिफिकेट था कि वो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। फिर कंफ्यूजन ये था कि क्या वो तहरीक जो सुन्नी तहरीक है उसके प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ रहे हैं।
कुछ जगहों पे ये जरूर सुनने में आया था कि कुछ ऐसे नॉमिनेशन पेपर्स थे जिसमें ये डिक्लेरेशन था कि वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं, लेकिन क्या जरूरी नहीं था कि सिर्फ उन्हीं लोगों को देखा जाए? ये तो एक स्वीपिंग सारा कुछ हो गया। लेकिन एक और पहलू है इसका, वो पहलू ये है कि जब आप हेयरिंग नहीं देते, जब आप इसके अंदर किसी किस्म के फरीकैन को सुनते नहीं और आप एक वजाहती नोट या जजमेंट दे देते हैं जिसकी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में या आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर क्या वो कंफ्यूजन को खत्म कर रहा है या कंफ्यूजन जो है शायद उससे बढ़ रही है? एक और पहलू है उसका, और वो पहलू ये है कि आपने अभी तक अपना अक्सरियती फैसला जो है कलमबंद नहीं किया। कितने महीने गुजर गए और आपने वो रिलीज नहीं किया जिन वजूहात की बिनाद पे आपने वो फैसला किया। अगर जो जजमेंट पूरा आ जाता तो शायद वजाहत मांगने की जरूरत भी ना पड़ती। और एक और पहलू उसका ये है कि रिव्यू पिटिशन अभी तक शायद पेंडिंग है, और रिव्यू पिटिशन में तो लोगों को हेयरिंग देना होती है। तो आपने चेंबर में ये बात जो है, और 8 जजेस का ये चेंबर में सुनना मुझे तो नहीं समझ आया कि ये जुडिशियल साइड पे है, और अगर जुडिशियल साइड पे है तो फिर उसकी हेयरिंग होनी चाहिए थी। और इसके बेंच की तश्कील जो है वो फिर चीफ जस्टिस और उनके 2 साथी जजेस को करना थी। तो मेरे नजदीक तो ये अभाम बढ़ गया है। इसे क्लैरिटी नहीं आई। और आप ये समझते हैं कि इस किस्म का अगर तो ये बगैर सुने फरीकैन को और ये वजाहत दी गई है तो आपके नजदीक ये दुरुस्त कदम नहीं होगा? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ रिव्यू दायर कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम मानते नहीं हैं। ये एक सिचुएशन ऐसी है, वहां पे इलेक्शन कमीशन को होना है। और फिर आपका सवाल कि जो आईनी तब्दीली लाई जा रही है या आइन के अंदर जो है कोई अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं, उसके ऊपर इसका क्या असर होगा जी? तो बात ये है कि जो तरमीम होती है आइन के अंदर वो 2 तिहाई अक्सरियत से होती है, और 2 तिहाई अक्सरियत में जरूरी नहीं है कि 2 तिहाई अक्सरियत जो है वो सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस की हो। आपने माजी में भी देखा 18th अमेंडमेंट जो थी, क्या वो सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस ही उसमें वोट दे रहे थे? नहीं, सबने मिलके आइन को चेंज किया। तो ये इसके अंदर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। आइन में तो फिर भी तब्दीली ला जा सकती है अगर आप सब कंसेंसस में आ जाएं या मेजॉरिटी में आ जाएं। ठीक, तो इसका उसके साथ मेरा ख्याल है मुंसलिक करना वो शायद इट्स प्रीमेच्योर। हाँ, इट्स प्रीमेच्योर। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी अशतर औसाफ साहब, क्योंकि ये जो बात आपने कही है इस वक्त एक वजाहत और आईनी तरमीम पर क्या असरात हो सकते हैं। मैं जहांगीर जैदून साहब आपको शरीक गुफ्तगू करना चाहूँगी इस बीच में, ये क्योंकि ये मामला बड़ा दिलचस्प है, थोड़ा इतना आसान भी नहीं है कि अभी एक तफसीली फैसला, जैसे कि अशतर औसाफ साहब ने भी कहा कि कलमबंद नहीं किया गया है, एक शॉर्ट ऑर्डर, एक रिव्यू फाइल किया गया, आज एक वजाहत आई है जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वजाहत मांगी गई थी, और साथ में एक पार्लियामान जिसने एक कानून साजी भी कर दी और तरमीम कर दी इलेक्शन एक्ट में इस फैसले के, इस शॉर्ट फैसले के बाद। तो इसलिए मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि पहले तो ये बताइए कि वो जो फैसला आया रिजर्व सीट्स का, वो बाइंडिंग होगा इस वक्त, या मुकन्नना ने जो कानून साजी की और कहा कि अब आप तब्दील नहीं कर सकते, सिर्फ आप इलेक्शन लड़ते वक्त जो डीसी के ऑफिस में जमा कराते हैं वो माना जाएगा, या इलेक्शन जीतने के बाद 3 दिन का जो आपके पास वक्त होता है उसी में आपने फैसला करना है? क्या चीज मानी जाएगी? देखें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। आप देखें, पहले तो मैं थोड़ा सा, मेरे बड़े भाई हैं अशतर साहब, अब आप इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट को आप ना भूलें। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, लेकिन वो अपनी आईनी जिम्मेदारी इम्पार्शली या अनबाइस्ड होकर अदा नहीं कर रहा। ये आज का इलेक्शन कमीशन, ये पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, जब भी इलेक्शन कमीशन आया है उसने किसी न किसी
तरफ जो है वो साइड ली है। और आज भी मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन में अपीयर भी होता रहा हूँ, तो उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने एक शॉर्ट ऑर्डर पास किया, डायरेक्शन पास की, तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। अब उसके पास लीगल रेमेडी, जिस तरह उन्होंने कहा है कि रिव्यू की होती है, रिव्यू ऑलरेडी पेंडिंग है, डिटेल जजमेंट नहीं आई है। तो अब इसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो देखे ना डिलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है। अब इसमें आर्गूमेंट हो सकते हैं, कल इलेक्शन हुआ है तो आज बंदे ने मतलब उठाने के लिए उसको उसी वक्त नोटिफिकेशन करके उसने कर दिया है। जिस वक्त इलेक्शन चाहता है, कमीशन चाहता है, तो वो मिनटों में काम करता है। जिस वक्त इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता तो सालों पे नहीं करता। पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस 7 साल चलाता रहा है। जो काम इलेक्शन कमीशन करना चाहता है वो 2 मिनट में कर लेता है। अब मुझे नहीं अंदाजा कि इलेक्शन कमीशन को किसकी चाबी लगी हुई है या किसकी चाबी पे ये चलता है, या ये एक आईनी इदारा बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपना आईनी रोल अदा कर रहा है। मेरे ख्याल में तो ये इंडिपेंडेंटली आईनी रोल अदा नहीं कर रहा। जो इलेक्शन के अंदर इसने रोल अदा किया है 2018 के अंदर भी, वो 2000 अभी जो इलेक्शन हुआ है इसके अंदर भी, तो ये एक इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन आईनी इदारा नहीं रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिए, उससे इख्तलाफ हो सकता है, कोई गलत है सही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो फौरन इम्प्लीमेंट करे और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है उसके मुताबिक मानवान अमल करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बतौर आईनी इदारा जो है वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है। और आज जो उन्होंने वजाती, जिसको आप वजाती आर्डर करें, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन जाके दी है कि इसकी वजात करें। जी बिल्कुल। अब ये इसमें भी डिबेट हो सकती है कि वजात कोर्ट के अंदर होनी चाहिए थी कि ये चैम्बर में होनी चाहिए थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने वजात कर दी है, तो अभी रिव्यू पे रिव्यू तो नहीं हो सकते कि एक रिव्यू करें फिर दूसरी। अब उस तरह तो उस दिन चीफ जस्टिस साहब ने जो मजहबी केस था उसको तमाम बंदों को अपने चैम्बर में बुला के आप ये कह रहे जहांगीर जदून साहब कि इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन ने आज जो वजाहत आ गई है वो अब बाइंडिंग है, दे हैव टू नाउ नोटिफाई, यानी तहरीक इंसाफ के हवाले से जितने भी कैंडिडेट्स ने अगर हलफनामा दिए, वो नहीं करता तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। अब इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है किसी बंदे के पास कि वो जजमेंट आ जाए कि वो उसको दोबारा इंटरप्रेट करना शुरू कर दे। जजमेंट हमारे भी खिलाफ आती है, किसी के फेवर में है, किसी के खिलाफ आए, लेकिन उसका जो आईनी या कानूनी तरीका होता है, या आप रिव्यू फाइल करें, अगर रिव्यू में जजमेंट सस्पेंड नहीं होती तो वो तो जजमेंट इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। अगर रिव्यू आपका एक्सेप्ट होता है तो जजमेंट रिवर्स हो जाएगी, या कोई और अगर आपके पास कोई ऐसी रेमेडी है। अदरवाइज तो इलेक्शन कमीशन जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है और ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है जजमेंट के रास्ते में। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब और उनके साथ तशरीफ फरमा हैं साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब। अशतर औसाफ साहब, आप मुझे बताइएगा कि जो कानून साजी की गई इलेक्शन एक्ट में तरमीम और उसमें मौजूदा हुकूमत ये कहती रही कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली इसका इत्तलाक किया जाएगा। अब जो ये पोजीशन आप देख रहे हैं एक वजाहती ऑर्डर के बाद, आपको क्या लगता है वो कानून साजी जो की गई, जो तरमीम की गई, वो उसके मुताबिक चला जाएगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है दैट इज गोइंग टू ओवररूल दिस तरमीम जो इन्होंने की है? जो अभी तरमीम है, क्योंकि वो केस उनके सामने नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो वजूहात जिनकी बुनियाद के ऊपर एक फैसला दिया गया हो, उन वजूहात को वो चेंज कर सकते हैं। अगर वो वजूहात चेंज कर दी जाती हैं तो उनका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किया जा सकता है और उसका इतलाक जो है वो नलिफाई करने के मुतरादिफ होगा इफेक्ट ऑफ दैट जजमेंट। जजमेंट अपनी जगह पे है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है उसको नलिफाई कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा। माजी में कस्टम्स एक्ट के तहत एक मामला चला था जिसमें ये बताया गया कि ड्यूटी वो होगी जो लेटर ऑफ क्रेडिट जब फाइल किया गया उस वक्त की जाएगी। उसको नलिफाई करने के लिए सेक्शन 31A में कस्टम्स एक्ट के तरमीम की गई और उस तरमीम को फिर चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि बिल्कुल वो हमारी जजमेंट अपनी जगह पे है, ठीक है, लेकिन जिन वजूहात की बुनियाद पर वो जजमेंट दी गई थी वो अब खत्म हो गए हैं, इसलिए उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। तो दिस इज ये देखिए, जब आप ट्राइकोटमी की बात करते हैं तो ट्राइकोटमी में सुप्रीम कोर्ट को जो बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं
उनकी नंबर, उनका प्रोसीजर, उनकी मराहत, उनकी सब चीजें जो हैं, जब इनकी बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट खुद तो नहीं करता अपने लिए, सही, वो तो मुकन्नना करती है ना। तो मुकन्नना के पास यानी पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार बिल्कुल हासिल है कि वो एक जजमेंट को नलीफाई कर सकें। इसीलिए मैं बारहा आज भी कहूंगा और पहले भी कहता रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं। खास तौर पे ये जो मामला था ये पॉलिटिकल मामला था क्योंकि इस पे क्लैरिटी नहीं थी। पहले भी सुप्रीम कोर्ट मामला को कह चुकी है कि जनाब इनको आप पार्लियामेंट में लेके जाएं, पार्लियामेंट में सब बैठ करके देखिए। पर्सन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मामला था, क्या वो मुकन्ना को नहीं भेजा गया? मसलन मामला था लोकल गवर्नमेंट्स का, क्या वो मुकन्ना को नहीं भेजा गया? हिस्बा कानून का वो क्या पार्लियामेंट को नहीं भेजा गया था, वो सूबाई असेंबली को भेजा गया कि उसको दोबारा आप देखिए। तो मुनासिब बात पता क्या थी? मुनासिब बात ये थी कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस को कोर्ट ट्राई ना करे जवाब देने की। क्यों? क्योंकि ये अनइलेक्टेड लोग हैं और ये इलेक्टेड लोगों का मामला है, ये पार्लियामेंट का मामला है और इसको कानून साजी ही के जरिए सही होना चाहिए। सबसे बेहतर फोरम पॉलिटिकल क्वेश्चंस को आंसर करने का पार्लियामेंट है, चाहे वो सूबाई असेंबली की बात आप करें, चाहे वो नेशनल असेंबली की, चाहे वो सेनेट की, चाहे जॉइंट सेशंस की। बट आई थिंक दिस शुड बी लेफ्ट। तो अख्तर औसाद साहब, इन वेरी सिंपल वर्ड्स इफ यू कैन पुट इट, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह, उसकी इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए पार्लियामान कानून साजी कर सकता है, जो कि हुई। तो क्या अब हम वो फॉलो करेंगे जो कि पार्लियामान ने कर दिया है, यानी कि ये तमाम लोग उस नई कानून साजी के तहत वो कहते हैं इंडिपेंडेंट हैं, और इस वो 41 लोग जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से कहा था कि उन्होंने हलफनामे अपने जमा नहीं किए थे, तो फिर इस तरह तो इलेक्शन कमीशन नोटिफाई ना करे तो उन्होंने दे हैव टू फेस द रैथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और अकॉर्डिंग टू द न्यू क्या कहते हैं लॉ, ये इंडिपेंडेंट है। जी मैं अर्ज करूं, नंबर 1 ये रैथ वाली बात जो है, ये चीज मुझे सचमुच समझ नहीं आती। ये गम और गुस्सा चाहे वो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक या हाई कोर्ट के मुतालिक करे, या सुप्रीम कोर्ट जो है गम और गुस्सा दिखाए इलेक्शन कमीशन की तरफ, या वो पार्लियामेंट की तरफ, ये मामला जो है हमें डिस्पैशनेटली देखने हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें सब ने जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो ऐवान है अदल का उसमें बैठे हैं, जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं, देखिए तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। हमें टॉलरेंस दिखानी है एक दूसरे के लिए, हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है, हमें एक दूसरे के फैसलों के मुतालिक इस तरीके से बात नहीं करनी कि हम तज़हीक करें एक दूसरे की, बिल्कुल नहीं। देखिए सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, आपका मुल्क जो है वो इस वक्त एक इकोनॉमिक बहरान में है। हमें जरूरत है कि लोग हमारे मुल्क में आए, यहाँ पे सरमायाकारी करें, लेकिन हो क्या रहा है? अफसोस से कहना पड़ता है कि सरमायाकारी तो दूर की बात है, यहाँ पे तो ब्रेन ड्रेन शुरू हो गया। और क्यों हो गया? क्योंकि अफरा तफरी का आलम। हम सबको सोचना है, और अर्ज ये करूंगा कि एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका जो चाहे पार्लियामेंट का फैसला है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, चाहे वो कोर्ट का फैसला है, उसका एक इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट एनालिसिस के बगैर ये काम नहीं होने चाहिए। सही। मैं जहांगीर जदून साहब से भी मैं पूछूं, जहांगीर जदून साहब, क्योंकि इसके असरात का जिक्र किया अख्तर औसाद साहब ने, आप क्या देख रहे हैं? मुमकिना आईनी तरमीम अब मुमकिन है आज की वजाहत के बाद, या आप समझते हैं कि आज के इस वजाहती ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई करना है, और अब क्योंकि सब के सब तहरीक इंसाफ का हलफनामा दे चुके हैं मसिवाय एक मेंबर के, तो अब आईनी तरमीम हो नहीं सकती क्योंकि नंबर्स पूरे नहीं? देखें, जहाँ तक आईनी तरमीम की बात है तो वो तो पहले भी जब हुई हैं, तो अभी जिस तरह मेरे भाई अख्तर औसाद साहब ने कहा है, वो सिर्फ ट्राई नहीं करती, वो अपोजिशन भी करती है। असल बात ये है कि जो अगर आप आईनी तरमीम करना चाहते हैं, देखिए आइन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट आप चेंज करना चाहते हैं या उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं,
तो वी हैव द राइट द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू नो अबाउट इट कि व्हाट चेंजेस यू वांट टू ब्रिंग। अब इसमें ये नहीं है ना कि आप एक खुफिया तरीके से कोई ऐसी तरमीम ले आए जिसका 1 घंटा पहले ट्रेजरी बेंचों को भी ना पता हो, 1 घंटा पहले अपोजिशन वालों को भी ना पता हो, 1 घंटा पहले जो है वो जो स्टेक होल्डर लोग हैं, हम वकला जो हैं, वो बार कौंसल्स हैं, अगर आईनी तरमीम कर जाते हैं वो जुडिशरी के मतलब है, वो किसी ऐसी चीज़ के मतलब है, पीपल ऑफ द पाकिस्तान आर द स्टेक होल्डर। हमें तो पता ही नहीं है आज दिन तक, हम तो क्या सराइयों पे काम कर रहे हैं, आप लोगों को मीडिया वालों को नहीं पता है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि हमें पता हो, वी नो कि कौन सी आप तरमीम करना चाहते हैं और उनकी रीजन क्या है, क्या तरमीम लाना चाहते हैं, उसमें हम अपना कोई इनपुट दे सकें। कोई जितनी भी इलेक्टेड बॉडीज हैं वकला की या एक पार्लियामेंटेरियन की, वो कोई अपना इनपुट दे सकें। लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है, चाहे वो पीटीआई का दौर हो कि एक एक घंटे में 10-10 लॉ पास हो जाते हैं, और अभी जो है आईनी तरमीम आ रही है। देखिए 18th अमेंडमेंट का भी जिक्र किया अशरफ साहब ने, तो 18th अमेंडमेंट पे कितना टाइम लगा और कितने स्टेक होल्डर उस पे उन्होंने अपनी इनपुट दी, और बड़ी मतलब तग दो के पास बाद जो है उस तरमीम को पास किया गया था, उसके बड़े असरात थे फेडरेशन पे। तो इस तरह अगर आप एक आईनी तरमीम करना चाहते हैं जिसमें आप जजेस की उम्र को बढ़ाना चाहते हैं, या एक पूरा जो है आपका एक जुडिशरी के रिलेटेड जो ढांचा है उसको आप तब्दील करना चाहते हैं, तो इसमें लोगों को पता होना चाहिए, खुफिया तरीके से एक जो है काम नहीं करना चाहिए। और माजरत के साथ जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जिस तरह उन्होंने कहा है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रिजर्व या इकोनॉमिक कंडीशन वो महदूम है, उसकी वजह ये है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कानून की हुक्मरानी नहीं है, आइन की हुक्मरानी नहीं है। अब हमारी पार्लियामेंट को कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये हाइब्रिड रिजीम चल रहा है। हमें तो बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें जो है एक अपनी गवर्नमेंट या जिसके साथ हमारी रिलेशन है उसके बारे में ये कहना पड़ रहा है कि हम एज ए इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, जो सिविलियन गवर्नमेंट है, वो न पहले चल रही थी 2018 में, न अब चल रही है। सिविलियन गवर्नमेंट को कभी मौका ही नहीं दिया था। इस तरह जब पार्लियामेंट, आप उस दिन देखे ना पार्लियामेंट का क्या असर किया है। ठीक है, अब आपका जो है, हाँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। I just have 30 seconds मैं अशतर औसाफ साहब से ये पूछना चाहूंगी कि जो मुमकिन है जुडिशियल पैकेज है, आप भी इसमें बिलीव करते हैं कि जैसे जहांगीर जदून साहब कह रहे हैं कि वकला बरादरी हो और जुडिशरी हो, इन सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि अगर मकसद जुडिशियल रिफॉर्म्स का ही है और कुछ बेहतरी लाने का ही है? जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए आपको, जरूर कीजिए। लाहौर हाई कोर्ट में 24 वैकेंसीज हैं, आपको कोई अमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं है। 9 वैकेंसीज जो हैं वो हैं वहां पे पेशावर हाई कोर्ट में। 16 वैकेंसीज हैं सिंध हाई कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 770, पंजाब में 770 वैकेंसीज हैं। सिंध में 51 है, केपीके में 111 है, बलूचिस्तान में 74 है, इस्लामाबाद में 31 है। And you know how many cases are pending? 13,84,754। और ये मैंने लॉ कमीशन की वेबसाइट से उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में 51,307। We don't need a constitutional amendment. We need to do something positive, and this is what is required. Please fill up these vacancies. Reforms लेके आइए, आइन की तरमीम होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब, आपका भी, जहांगीर जदून साहब आपका भी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म है। कल पार्लियामेंट का इजलास दोबारा है, यानी आज जो है उसे कल तक के लिए मुलतवी किया गया है। कल काबीना का खुसूसी इजलास भी। देखते हैं कि जैसे अशतर औसाफ साहब और जहांगीर जदून साहब कह रहे हैं रिफॉर्म्स लाने ही हैं, तो उन वैकेंसीज को फिलअप कर दीजिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर इस वक्त हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। आईनी तरमीम बाद में होती रहेगी। ऐसा ही होगा क्या? लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।